हेलो एवरीवन। आज हम डाइसैकेराइड के अंतर्गत सर्वप्रथम लैक्टोज या दुग्ध शर्करा या मिल्क शुगर के बारे में अध्ययन करेंगे। लैक्टोज का अणुसूत्र होता है C12H22O11 और यह एनिमल के मिल्क्स में पाया जाता है, अतः इसे हम क्या कहते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं। दूध से पनीर जब हम बनाते हैं तो जो बचा हुआ द्रव है उसका क्रिस्टलीकरण वाष्पन करवाने पर लैक्टोज प्राप्त होता है। 2,3,4,6 टेट्रा ओ एसिटिल अल्फा डी गैलेक्टोपाइरोनिसिल ब्रोमाइड तथा 2,3,5,6 डाई ओ आइसोप्रोपाइलिडीन डी ग्लूकोज डाई एथिल एसिटेल के संघनन द्वारा भी लैक्टेज का संश्लेषण किया जा चुका है। यह एक श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जो कि 203 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर विघटन के साथ पिघलता है। यह जल में विलयशील होता है लेकिन अल्कोहल व ईथर में अविलेय होता है। यह दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। तनु अम्ल अथवा एंजाइम लैक्टेज से यह जल अपघटित होकर डी ग्लूकोज व डी गैलेक्टोज का बराबर बराबर मात्रा में मिश्रण बनाता है। एंजाइम लैक्टेज एक बीटा डाइग्लाइकोसिडेस होता है, अर्थात यह बीटा ग्लाइकोसिडिक बंधन का जल अपघटन करने के लिए विशिष्ट है। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि लैक्टोज में बीटा ग्लाइकोसिडिक बंधन पाया जाता है, अतः लैक्टोज एक अपचायक शर्करा होती है। अतः कौन कौन से गुण पाए जाते हैं कि ये फैलिंग विलयन को अपचयित कर देता है, हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH के साथ क्या बनाता है, ऑक्जिन, फेनिल हाइड्रोजिन के साथ यह ओसाजोन बनाता है और परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन अर्थात म्यूटा रोटेशन भी प्रदर्शित करता है। जब लैक्टोज का मैथिलीकरण करवाने के पश्चात तेजी से जल अपघटन करवाया जाता है तो 2,3,6 ट्राई ओ मैथिल डी ग्लूकोज तथा 2,3,4,6 टेट्रा ओ मैथिल डी गैलेक्टोज बनता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि लैक्टोज के अणु का ग्लूकोज भाग अपचायक है जबकि गैलेक्टोज भाग उसका अनअपचायक भाग बनाता है। ब्रोमीन जल से ऑक्सीकृत करवाने पर लैक्टोज से लैक्टोबायोनिक अम्ल बनता है जो कि मैथिलीकरण के पश्चात जल अपघटित करवाने पर 2,3,5,6 टेट्रा ओ मैथिल डी ग्लूकोनिक अम्ल व 2,3,4,6 टेट्रा ओ मैथिल डी गैलेक्टोज बनाता है। तो उपयुक्त अभिक्रियाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि लैक्टोज की संरचना फर्स्ट होनी चाहिए जिसमें कि 6 सदस्यों की ग्लूकोज व गैलेक्टोज इकाइयाँ क्रमशः C4 व C1 ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा परस्पर जुड़ी हुई है। अतः इसका रासायनिक नाम क्या है, 4O बीटा डी गैलेक्टोपाइरोनिसिल डी ग्लूकोपाइरेनोज। संरचना फर्स्ट में उपयुक्त वर्णित लैक्टोज के हम समस्त गुणों की व्याख्या की जा सकती है। ये क्या है, लैक्टोज। तो ये वाला कौन सा भाग है इसका, अपचायक भाग, और ये कौन सा भाग है, अनअपचायक भाग। जब इसकी मेथेनॉल एवं डाई मेथिल सल्फेट के साथ क्रिया करवाई जाती है तो क्या मिलता है हमें, मैथिल हेप्टा मैथिल लैक्टोसाइड जो कि जल अपघटित होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, हेप्टा मैथिल लैक्टोसाइड। फिर वापस से इसका जब तीव्र जल अपघटन करवाया जाता है तो ये वाला बंध टूट जाता है, ग्लाइकोसिडिक बंध, और क्या बनता है, एक तो बनता है 2,3,6 ट्राई ओ मैथिल डी ग्लूकोज और दूसरा क्या बनता है इसमें 2,3,4,6 टेट्रा ओ मैथिल डी गैलेक्टोज। तो लैक्टोज की उपयुक्त संरचना की पुष्टि इसके ऑक्सीकरण उत्पादों से होती है। लैक्टोज का जब ब्रोमीन वाटर के साथ क्रिया करवाई जाती है तो क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये वाला ग्रुप CHOH
एसिडिक समूह में, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, लैक्टोबायोनिक अम्ल। फिर इसकी क्रिया हम डाईमेथिल सल्फेट के साथ करवाई जाती है तो हमें क्या मिलता है, 2,3,5,6 टेट्रामेथिल डी ग्लूकोनिक अम्ल और 2,3,4,6 टेट्रा ओ मैथिल डी गैलेक्टोज। तो लैक्टोज को हम हार्वर्ड प्रक्षेपण सूत्र द्वारा निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें कि ये अनपचायक भाग है और ये वाला अपचायक भाग है। इन पायरोनोसिल वलयों का कुर्सी संरूपण हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें कि समस्त जो भारी समूह है वो इक्विटोरियल अवस्था में हैं। ये इक्विटोरियल में CH2OH भारी समूह, ये वाला OH भी इक्विटोरियल, ये OH इक्विटोरियल, इसी प्रकार से इधर ये वाला OH इक्विटोरियल में है और ये वाला भी। तो ये इसका स्थायी कुर्सी संरूपण होता है। अब हम देखेंगे पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड शर्कराओं के ऐसे बहुलकों को हम पॉलीसैकेराइड कहा जाता है जिसके की अणुभार अत्यधिक हो, कई हजारों से कई लाखों तक। और ये कैसे होते हैं, टेस्टहीन, स्वादहीन अर्थात जल में अविलेय होते हैं, अतः इन्हें अशर्करा या नॉन शुगर भी कहते हैं। प्रकृति में वनस्पति तथा जीवों में पॉलीसैकेराइड अधिकता से पाए जाते हैं। लगभग सभी जीवों की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, ग्लाइकोजन नामक पॉलीसैकेराइड पाया जाता है। इन्युलिन, स्टार्च, सेलुलोज आदि पॉलीसैकेराइड वनस्पतियों में पाए जाते हैं। वनस्पतियों में ये पॉलीसैकेराइड प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस द्वारा बनते हैं। फोटोसिंथेसिस में पौधों के जो ग्रीन वर्णक होते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल व CO2 के संयोग से पॉलीसैकेराइडों का संश्लेषण होता है। पॉलीसैकेराइड वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं के शरीरों में एक प्रकार से भोजन के भंडार गृह के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ हम स्टार्च व सेलुलोज का विस्तृतता से अध्ययन करेंगे, जो कि वनस्पति में पाए जाते हैं और जीवों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे स्टार्च। तो यह एक अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है, जिसका कि अणुसूत्र क्या होता है, C6H10O5 और पौधों में ऊर्जा के प्रमुख भंडार गृह के रूप में कार्य करता है। यह चावल व आलू में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि गेहूं, जौ, मक्का, मूंगफली आदि भी स्टार्च के अच्छे स्रोत हैं। यह आयोडीन के साथ संकुल बनाता है, जिससे गहरा बैंगनी रंग उत्पन्न होता है। इस गुण के कारण इसका आयोडोमिति व आयोडोमिति अनुमापनों में सूचक के रूप में विस्तृतता से उपयोग किया जाता है। स्टार्च के दो भाग होते हैं, अर्थात इसमें दो प्रकार के अणु पाए जाते हैं। फर्स्ट भाग क्या होता है इसका, अल्फा एमाइलेज। यह स्टार्च का 10 से 20% भाग बनाता है। इसका अणुभार 1×10⁴ से 1×10⁶ तक के क्रम का होता है। यह ग्लूकोज इकाइयों का एक रेखीय अर्थात लीनियर बहुलक होता है। इसमें ग्लूकोज की लगभग 60 से 6000 तक की इकाइयाँ होती हैं, जो कि परस्पर अल्फा ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा जुड़ी रहती हैं। इसकी जल में विलेयता कम होती हैं और जलीय विलयन में इसके अणु अवक्षेपित होने लगते हैं, जिससे कि विलयन कैसा हो जाता है, दुधिया। स्टार्च में ग्लूकोज इकाइयाँ परस्पर अल्फा ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा जुड़ी रहती हैं। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि स्टार्च का एंजाइम डायस्टेज से जल अपघटन करवाने पर माल्टोज बनता है। अतः अल्फा एमाइलेज की संरचना को हम निम्न चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, CHOH, फिर HOH सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन है OH और ये वाला इसके साथ किस बंधन के द्वारा जुड़ा है, ग्लाइकोसिडिक बंधन के द्वारा।
और ये 1,5 आपस में जुड़े हुए CH2, फिर OH। इसी प्रकार से ये सेकंड इकाई है, फिर ये थर्ड इस प्रकार से जुड़े रहती है। इस प्रकार से इसकी इकाइयाँ आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। अल्फा एमाइलेज की संरचना को निम्न प्रकार से हम हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें कि ये वाला पार्ट है और इसके एन मॉलिक्यूल है और ये वाला ग्लाइकोसिडिक बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। अल्फा एमाइलेज की उपयुक्त संरचना को हम निम्न सरल चित्र के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये ग्लूकोज इकाइयाँ निम्न प्रकार से इसमें जुड़ी हुई रहती हैं। सेकंड है बी भाग या बीटा एमाइलेज या एमाइलोपेक्टिन। स्टार्च का 80 से 90% तक का भाग ये बनाता है। इसका अणुभार कितना होता है? 5 × 10⁴ से 1 × 10⁷ तक का होता है। इसमें ग्लूकोज बहुलक की श्रृंखला कैसी होती है? शाखित या ब्रांच्ड होती है। शाखाएं किस पे से होती है? 1,6 एवं 1,3 बंधन से उत्पन्न होती है और दो शाखाओं के बीच के अशाखित श्रृंखला वाले भाग में 24 से 30 तक ग्लूकोज इकाइयाँ होती है। 1,6 ग्लाइकोसिडिक बंधन से उत्पन्न शाखा युक्त एमाइलोपेक्टिन की संरचना को हम निम्न संरचना के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ये किसका संरचना का सरल रेखा चित्र है? एमाइलोपेक्टिन, जिसमें कि इसका तो 1 कार्बन और इसका 6 कार्बन ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा शाखा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेलुलोज। तो सेलुलोज भी स्टार्च की ही भांति ग्लूकोज का बहुलक होता है। इसका क्या है फार्मूला या अणुसूत्र? C6H10O5 का होल n। लेकिन स्टार्च में ग्लूकोज इकाइयाँ परस्पर अल्फा ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा जुड़ी रहती हैं, जबकि सेलुलोज में क्या होता है? ग्लूकोज इकाइयाँ बीटा ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा जुड़ी होती है। पौधों की कोशिका भित्ति का भी यह प्रमुख अवयव है और लकड़ी में लिग्निन के साथ यह पाया जाता है। इसका प्रमुख स्रोत रुई या कॉटन है, जो कि एक प्रकार से शुद्ध सेलुलोज ही है। यह एक श्वेत ठोस होता है, जल में विलयशील नहीं है, लेकिन कॉपर हाइड्रोक्साइड विलयन में घुल जाता है। इसका अणुभार 20,000 से 5 लाख तक होता है, जिसमें कि 5,000 से 10,000 तक ग्लूकोज इकाइयाँ एक अशाखित श्रृंखला में बंधी हुई रहती है। सेलुलोज के एसीटोप घटन करवाने पर सेलोबायोज ओक्टा एसीटेट बनता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि सेलुलोज में सेलोबायोज इकाइयाँ हैं, अर्थात ग्लूकोज इकाइयाँ पायरेनोज संरचना में हैं और ग्लूकोज की 2 इकाइयाँ परस्पर बीटा ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। 2 सेलोबायोज इकाइयों के मध्य ग्लाइकोसिडिक बंधन की प्रकृति अल्फा या बीटा, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए सेलुलोज का एसीटोप गठन बहुत सावधानी पूर्वक हम कराते हैं। इस प्रक्रम में सेलोट्रायोस तथा सेलोटेट्रोस बनते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सेलुलोज में समस्त ग्लूकोज इकाइयाँ परस्पर बीटा ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा जुड़कर एक अशाखित श्रृंखला बनाती हैं। ग्लूकोज की संरचना को हम निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। ये हैं सेलोबायोस इकाइयाँ। तो ये जो ग्लूकोज की इकाइयाँ हैं कौन सा बंधन बनाती हैं? बीटा ग्लाइकोसिडिक बंधन बना के परस्पर इसके अणु जुड़े रहते हैं। सेलुलोज की संरचना को हम निम्न हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसमें कि हम देखें कि ये 1 नंबर का कार्बन और इधर ये 4 नंबर का जो कि सेलुलोज बायोस इकाइयाँ बनी होती है। ये 1, 2, 3 और ये 4 नंबर है, जो कि बीटा ग्लाइकोसिडिक बंधन के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। संक्षेप में हम इसे निम्न सरल रेखा चित्र के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो
सेलुलोज है उसमें ये ग्लूकोज इकाइयाँ बीटा ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा जुड़ी रहती हैं। और सेलुलोज और दूसरा हमने पढ़ा था इसके अंतर्गत स्टार्च, ये दोनों क्या हैं? पॉलीसैकेराइड। थैंक यू।